हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोग बात कर रहे थे आपका कि हमारा खंड जो आपका सेकेंड आपका शुरू हुआ था और इसमें हम लोग 19वीं सदी में विश्व में क्या व्यापक आपके बदलाव आ रहे थे, हम लोग सारा बच्चों उस पर आपका बात कर रहे थे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ने अभी तक जितने लेक्चर हम लोगों ने इसमें अपने कंटिन्यू करे हैं, आप सब ने घर पर जाकर बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा। इस दौरान अगर कोई भी आपको रिवीजन करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट, आप अपना कमेंट मेरे तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी बच्चे का कोई आपका प्रश्न है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं चैट के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके। चलिए, अगर आपका प्रश्न नहीं है हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, ध्यान दें आप लोग, जब हम लोग चैप्टर शुरू करे थे तो चैप्टर शुरू करने के बाद हम लोग 19वीं सदी को आपका देख रहे थे 1815 से लेके 1914 के टाइम तक। और इसमें देख रहे थे कैसे जो आपकी दुनिया है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और साथ में तकनीकी दृष्टिकोण से आपका किस प्रकार बदल रही थी। उन सारे बदलावों को हम लोग आपका देख रहे थे। फिर हमने देखा कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय आपका किस प्रकार हुआ, कैसे ट्रेड हो रहे थे, आपका कैसे मांग चल रही थी विश्व दुनिया में, कैसे एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ आ रही थी। इन सब चीज़ों को हमने अपने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा, जाना और वहाँ बच्चों को आपका समझा था। उसी के बाद बच्चों आपको ध्यान होगा हम लोगों ने वहाँ इसी के लेक्चर के अंतर्गत देखा कि तकनीकी भूमिका क्या है, तकनीकी जो अपनी टेक्नोलॉजी थी उसकी क्या भूमिका रही, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, हमने इन सभी के बारे में आपका पढ़ा, समझा और बच्चों देखा था। क्लियर है? आपको ध्यान देना है। दूसरी तरफ हम लोग आपका देख रहे थे कि किस प्रकार आपका मांस के लिए जानवरों को पहले जिंदा भेजा जाता था, फिर वो लोग आपका मरने लग जाते थे। अब किस तरह से आपका जहाज में आपका रेफ्रिजरेटर आने के कारण मांस को कैसे सुरक्षित आपका यूरोप में या आपके यूरोप के जो अन्य शहर हैं उनमें किस प्रकार भेजा जा रहा था। इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रक्रियाओं को, इन सबको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा और बच्चों समझा था। फिर हम लोग इसमें पढ़ रहे थे बच्चों, मेन यूनिट ये थी आपकी 3.2 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। ठीक, इसमें हम लोग कुछ चीज लाइन जो था अपना बच्चों हम लोग इसमें पढ़ पाए थे। क्लियर है? अब देखिए, कायदे में शुरू होना है यहाँ से, ये स्टार्ट करना है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको वापस यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि जो बच्चे उस क्लास में आपका ना रहे हो उनकी एक अच्छी पृष्ठभूमि इस लेक्चर के माध्यम से बन जाए और आप लोग समझ पाए कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद आपका कोलिज्म क्या था। आइए हम लोग इस पर विचार करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया में शेह पक्ष को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के निकटतम का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के संसाधन छीनने लगे। क्या होने लगे बच्चों? कि बहुत सारी ऐसी आपकी चीजें थी जहां पर आपकी स्वतंत्रता और आजीविका की जो आपकी चीजें थी वो क्या हो रही थी, आपके छीनने लग गई थी। 19वीं सदी के आखिरी दशक में यूरोप यूरोपियों की विजय ने बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपके परिवर्तन आए। अब देखिए, जिस तरह से 19वीं सदी में यूरोपियन लोगों का वर्चस्व आपका बढ़ रहा था, हर देश में वो लोग आपका जा रहे थे, वहाँ आपका कोलिज्म उपनिवेशवाद को आपका बढ़ावा दे रहे थे। उन सब चीज़ों को आप लोगों को साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ किस प्रकार से इन लोगों ने वहाँ के लोगों को सामाजिक रूप से, आर्थिक और वहाँ की जो आपकी परिस्थिति थी उसको कैसे आपका चेंज किया। इन सब चेंजेस को आपको देखने के लिए इसमें आप इसको देखेंगे, समझेंगे। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। जरा
अफ्रीका के मानचित्र को देखें, आप पाएंगे कि वहां के कुछ देशों की सीमा तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी है, मानो कि उन्हें फुट रखकर खींचा हो, यानी कि जो स्केल होती है वो रखकर खींचा हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ है कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकत ने अपने इलाके को बांटने के लिए प्राय इस तरीके का सहारा लिया था। आप कह रहे हैं, अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट लाइन दिखाई देंगी सीधी, जो आप ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल स्केल रखकर खींची हुई है। और ये ऐसा दुर्भाग्य है कि जो अफ्रीका में कॉम्पिटिटिव जो आपकी यूरोपियन आपकी ताकतें थी, उन लोगों ने अपने इलाकों को बांटने के लिए ऐसा किया। यानी कि देश किसी का, जिन लोगों का देश है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, यूरोपियन ताकत आ रही हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और उन पर अपना बच्चों क्या कर रही हैं, कब्जा कर रही हैं। आप इसको देखिए, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। इसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीर खींच के आपस में बांट लिया गया। अब देखिए, बर्लिन है आपका, जर्मन में पड़ता है। यहाँ पर एक आपकी मीटिंग होती है और इसमें क्या करते हैं, लोग आपस में सारे यूरोप अफ्रीका को बांट लेते हैं, यूरोपियन लोग। ठीक है, अब एक बार आप थोड़ा सा जो मैप है अफ्रीका का, आप इस पर नजर गिरिए, आपको समझ आएगा। देखिए, अगर मैं आपको चिन्हित करूं तो ये चिन्हित आप जो लाइन है आप इनको अच्छे से देख पाएंगे। देखिए ये कैसे दिखाई दे रहा, देखिए बिल्कुल सीधा खींचा है, ये देखिए, ये बिल्कुल, क्या यहाँ कोई आपका मोड़ तोड़ है यहाँ तक? नहीं। अब ये देखिए कैसे बिल्कुल इकसार खींचा गया है। तो ये सारी चीजें जो आपको बताती हैं, देखिए अंगोला वंगोला वाले, अब ये तो आपके प्राकृतिक सीमा है इस साइड में जहां समुद्र लग रहे हैं। ये देखिए कोई कट नहीं बच्चों, ये देखिए आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि आपका किस प्रकार से इन लोगों ने आपका सेपरेट आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया। देखिए, यानी कि देश किसी और का, लोग कोई और, आप उन पे अपना शासन कर रहे हैं, उनको बांट रहे हैं। अब देखिए कौन कौन सी सत्ता थी जो यहाँ काम कर रही थी। इस कलर में वो आपको दिखाई देगा बेल्जियम, इसमें दिखाई देगा आपको ब्रिटेन। क्लियर है बच्चों, कौन दिखाई देगा आपको? ब्रिटेन दिखाई देगा। देखिए बेल्जियम हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इतवारी हो गए, इटली वाले हो गए, पुर्तगाल हो गए, स्पेन हो गए, ब्रिटिश डोमेन हो गए, और आपको स्वतंत्र प्रभार हो गए। इतनी सारी पावर्स थी जो आपका अफ्रीका पर रूल करने के लिए, अफ्रीका के संसाधनों को यूज करने के लिए, अफ्रीका को कोलिनिज्म आपका बनाने के लिए इतनी पावर्स आपका अफ्रीका आ रही थी या पहुंच चुकी थी। तो आपको दिखाई देगा कितनी बड़ी स्थिति और भयावह स्थिति थी। आप इनको समझें एक एक करके तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगी, आप इनको पढ़ पाएंगे, आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। अब क्या हुआ कि जो इनके पास शासन था, अपना जो क्षेत्र था, क्या कर ली इन्होंने, आपका भारी जो इनकी वृद्धि थी वो इन्होंने अपनी कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। दो देश कौन से? बेल्जियम और जो आपका जर्मन है, ये आपके नए औपनिवेशिक रूप में ये क्या आए, ताकतों के सामने भारत आए, बाहर आ गए ये लोग। अब देखिए, पहले स्पेन के कब्जे में रह चुका कुछ उपनिवेशों का पर कब्जे करके 1890 के दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब देखिए, पहले क्या था, वो भी उपनिवेश था, लेकिन 1890 तक का जब आपका दशक आया, वो भी क्या बन गया, उपनिवेश की ताकत बन गया। वो भी अब दूसरे आपका देशों पर अपना कब्जा करने लगा। ठीक है, क्या होने लगा, अपना बच्चों अपना कब्जा करने लगा। इस तरह से यूरोपियन कंट्रियां, चाहे वो अफ्रीका हो या कोई और महाद्वीप का अन्य क्षेत्र हो, वहां अपना उपनिवेशवाद बना रही थी। इस तरह अमेरिका भी अब स्वतंत्र होकर उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहा था। देखिएगा आगे, देखिए आप लोग समझे इसको।
आइए देखते हैं कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के संसाधनों पर क्या असर पड़ा। वो आपको एक फोटो दिखाई देगा मध्य अफ्रीका के बीच की। अब देखिए, ये थोड़ी कहानी आपको पढ़नी होगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है, और इसको आप सब चीज़ों को बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ आएंगी। देखिए, रीडर पेस्ट यानी कि मवेशी प्लेग। अब देखिए, मवेशियों में भी आपका प्लेग फैला। पहले आज जो था प्लेग आपका आपका इंसानों में आपका फैलता था। उसके बाद ये प्लेग जो है आपका जो हमारे आपका मवेशी है उनमें फैला। प्लेग जो होता है बच्चों, वे आपका चूहे से होती है। जो आपका चूहा होता है, ये उससे बीमारी फैलती है। अफ्रीका में 1890 के दशक में रेडर पेस्ट नामक रीडर रीडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब जैसे आपके मवेशी पर आपका प्लेग फैला तो वहाँ के जो लोग थे उनकी जो आजीविका थी और जो आपका लोकल अर्थव्यवस्था थी उस पर क्या हुआ, आपका गहरा प्रभाव पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। देखिए, आपको ध्यान देना है कि कैसे औपनिवेशिक जो आपका समाज था उस पर यूरोपीय आपके समाजवादी जो ताकतें थी, जो उनका प्रभाव था, वो कैसे असर में पड़ रहे थे। देखिए, इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि अम्लों और विजयवर के इस युग में दुर्घटनावश फैल गए मवेशियों की बीमारी ने भी हजार लोगों का जीवन भाग्य बदल कर रख दिया। क्या हो गया कि जो हजारों लोग हैं उनका जीवन जो था आपका बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों की नई शक्ल ढाल दी। इस तरह से उन लोगों ने, जो हमलावर थे, चाहे जो भी चीज़ रही हो, उन्होंने कैसे लोगों के जीवन को आपका प्रभावित किया, उस प्रभाव को आप लोग इसमें देख सकते हैं। उस प्रभाव को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें आपकी किस प्रकार से हुई हैं। यह आपको समझना होगा, यह आपको बच्चों बहुत अच्छे से देखना होगा, ठीक, ताकि आप इनको समझ सकें कि कैसे अफ्रीका में जो स्थानीय लोग थे अपने मवेशियों पर ही आधारित थे, वही इनकी आपका जीविका थी। जब वो आपके मरने लगे तो किस तरह से वो गरीब हुए, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो और महसूस कर सकते हो, ठीक। फिर ताकतें उनकी बढ़ने लगी जो आपकी यूरोपियन कंपनी थी, फिर उनके प्रभाव भी बहुत अलग हुए। तो इन सब चीजों को हम लोगों को देखना है। आगे देखिए, थोड़ा सा देखिए, आपको दिखाई देगा। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कोई कीमत नहीं रही है, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकनियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। अब देखिए, वहाँ जितने भी लोग थे जो उनके जीवन चलता था वो कहाँ था, जमीन से, और पालतू पशु जो थे उनके सहारे से ही अफ्रीका लोगों का जो कामकाज था, जो उनका जीवन था, वो आपका चल रहा था, ठीक है। अब देखिए, वो लोग क्या नहीं करते थे, पैसे पर या जो आपका वेतन होता है वो उस पर काम नहीं करते थे। डिपेंड किस पर थे बच्चों, वो आपको ध्यान देना है, जमीन पर और जो उनके पालतू पशु हैं। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सके। क्या हो सके, जो आपका वेतन का पैसा है उससे खरीदा जा सके। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, शायद आपको भी यह बात में समझ नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। अगर देखिए, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास जमीन है,
आपके पास अपने पशु हैं तो आपकी आजीविका के लिए, आपके जीवन रहन-सहन के लिए और आपकी पर्याप्त आवश्यकताओं की आपका पूर्ति के लिए आप अपने खेत में एग्रीकल्चर करके, आप कृषि करके, अपने पशु, अपने मवेशियों को पालकर अपने जीवन को बहुत अच्छे से आप लोग पाल सकते हैं। आप उनका जीवन यापन जो है कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि किस प्रकार से बच्चों, किस प्रकार से कि वहाँ के लोगों का जो मेन जीवन था वो यही था और उन्हें शायद कोई आवश्यकता ही नहीं थी किसी के यहाँ वेतन के रूप में या वेतन भोगी बनकर वो काम करें, क्योंकि वो आपका डिपेंडेंट थे किस पर बच्चों, वो डिपेंडेंट थे अपनी चीज़ों पर, जो उनके पास आपका पर्याप्त संसाधन थे, उन संसाधनों के आपका रिसोर्सेस पर, उन सब चीज़ों पर वो क्या थे अपना फुल्ली डिपेंडेंट थे, ताकि इस तरह की कोई चीज़ों का उन लोगों को ज्ञात ही नहीं था, पूरी तरह से वो अनभिज्ञ थे। ठीक है बच्चों, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा और ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, अब बताइए कोई ऐसा बच्चा है जहाँ तक हमने अभी पढ़ा है, कोई चीज़ ऐसी है जो कोई उसको समझ नहीं आया कोई पॉइंट, तो बच्चा मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी आप मेरे तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का बच्चा, कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी रह गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, इतना समझ आ गया कि उनको वेतन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि शायद उनके पास काम करने के लिए, उनकी जीविका के लिए हर चीज़ उनके पास उपलब्ध थी। अब देखिए थोड़ा-सा यहाँ 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? जो आपका यूरोपीय लोग थे, वो क्या कर रहे थे? अफ्रीका में जो आपकी बागानी खेती थी और खदानों का जो दोहन था, वो करना चाहते थे, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। क्या कर सकते हैं उनको? हम वापस क्या भेज सकें उनको? यूरोप भेज सकें। अब देखिए, लेकिन वहाँ ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे। वो क्या कह रहे थे कि यहाँ के लोग जाएं अफ्रीका के और बागानों और खदानों में काम करें, लेकिन अफ्रीका के लोग क्या था, वो तनख्वाह पर काम नहीं करते थे। अब देखिए, मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिक ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भी भारी भरकम कर लाद दिए गए, जिसका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीनों से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून में बदलाव आपके बदल कर दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढलने का प्रयास किए जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उन्हें खुलेआम घूमने फिरने की पाबंदी लगा दी गई। अब देखिए, जो काम कर रहे हैं उनको क्या कर दिया गया, बाड़ों में। जानते क्या होता है? जिस तरह से हम लोग अपने मवेशियों को हम किसी स्थान पर बंद कर देते हैं, इस तरह से अफ्रीकन लोगों को यूरोपियन लोग आपका बंद करते थे। अब देखिए किस तरह से ये पूरी चीजें हो रही थी, किस तरह की ये गतिविधि थी। आप इनको आपको समझ देगा कि किस तरह से ये सब कुछ आपका हो रहा था और कितना भी बहुत दयनीय स्थिति में था और किस तरह की ये चीजें थी। तो जो एक बहुत अलग आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हो रही थी। अब देखिए, तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक पशु विनाशकारी रोग फैल गया और तभी ऐसा हुआ और तभी जो आपका प्लेग था पशुओं का वो भी फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी से पहले 1980 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दिया। उस समय पूर्वी अफ्रीका की इरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावालियो सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे।
यह बीमारी ब्रिटिश अधिपति वाले देश से आए उन जानवरों के जरिए वहां पहुंची। कहां से पहुंची कि जो जानवर कहां से आ रहे थे? एशिया में। और क्या था, वहां के लोगों के लिए ये आते थे ताकि वो लोग अपना पेट भर सके, उनको खा सके, और जिसके जरिए बीमारी यहाँ पहुंच गई। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में महाद्वीपों में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ बढ़ने लगी बच्चों? जंगल की आग की तरह। जो आपका पश्चिमी अफ्रीका है उसके तरफ बढ़ने लग गई। 1892 तक यह अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पहुंच जाती है। 5 साल बाद तक केप यानी कि अफ्रीका का धुरी दक्षिणी हिस्सा में पहुंच गई। केप और गुड होप। रिडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशी की मौत की नींद सुला दिया। कितने जानवरों को? 100 में से देखिए बच्चों, आपके 90 जो आपके जानवर थे उनकी मौत हो गई। 100 में से कितने बच्चों? ध्यान दीजिए, जो आपके 90 जानवर थे, 90 उन लोगों की डेथ होगी जानवरों की। कितने बचे? केवल 10। तो देखिए, अगर किसी के पास आपका 10 थे तो उसका कितना बचा होगा? 1 ही बचा होगा। तो बहुत भयावह स्थिति में ये बीमारी आपका फैली। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों की रोजी रोटी के संसाधन ही खत्म हो गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए अफ्रीकनों को श्रम बाजार की ओर ढलने के लिए वहां के बागान मालिक, खदन मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशुओं को भी अपने कब्जे में ले लिया। बचे खुचे पशु संसाधन पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे यूरोप को जीतने व गुलाम बनाने का बेहतर मौका हाथ लग गया। क्या हो गया? ये बेहतर मौका हाथ लग गया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बच्चों इन सारी चीजों को पढ़कर कि जो आपका यूरोपियन कंपनी हर देश में जाकर जो उपनिवेशवाद को बढ़ा रही है, उपनिवेशवाद में उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए हर एक उस तरीके का हथकंडे का प्रयोग करा जिससे वो अपने लाभ को सुनिश्चित कर सके। और इसी के साथ ऐसा लगता है कि उनका भाग्य भी बहुत साथ दे रहा था। जैसे कि आप लोग यूरोप में पढ़ रहे थे, वहां के लोग नौकरी नहीं करते थे, लेकिन वहां क्या फैल गया बच्चों? बीमारी फैल गई। और बीमारी फैलने के कारण क्या हो गया? वहां के जानवर मर गए, तो लोगों की आजीविका पर क्या हुआ? सीधा असर पड़ा। अब लोग काम करने की तरफ बाहर आए, उनको मौका मिल गया, मजदूर बनाने का उनको प्रयास किया। तो देखिए, आप इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारी चीजों को देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, 19वीं सदी की कहानी के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिमाणों में की एक ऐसी ही और भी कहानी देखी जा सकती है। कह रहे कि और भी एक कहानी है जो आपके दुनिया के देश के पश्चिमी भागों में थी, उस कहानी को भी हमको थोड़ा समझना है। अब ये कहानी है हमारे देश से संबंधित भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। अनुबंधित का मतलब समझते हो? जिनसे हम कांटेक्ट कर लेते हैं कि आपको आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर, आप इस कागज पर साइन कर दीजिए कि आप इतने साल तक हमारा काम करेंगे, आप उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है? तो इस तरह की जो बात का चीजें थी वो भी भारत में थी। ठीक है, आइए उनको देखते हैं। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित का मतलब है उसको दिखाता है कि क्या स्थिति है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। क्या था? किस तरह से नई दुनिया जो थी आपको इजाद हो रही थी, कि कैसे क्या चीज थी, इन पर कैसे ये सब चीजें कर रही थी, क्या इन पर विजय हो रही थी, इन सब चीजों को आपको समझना है। ठीक है बच्चों?
अब देखिए, यानी कि भारत में भी आपने देखे होंगे कि आपका किस प्रकार के आपके बंधुआ मजदूर थे, जो आपके खननों में जो उनकी खानें थी, उन सब में आपका काम किया करते थे। देखिए, 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर-दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को इस तरह से अनुबंधित यानी कि एग्रीमेंट के तहत लाया जाता था कि यह अनुबंधों की यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिकों के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वह स्वदेश लौट सकते हैं। कितना बच्चों? 5 साल का एग्रीमेंट, और उसके बाद क्या हो सकता है, आप लोग देश लौट सकते थे। किस तरह का जीवन था, किस तरह की चीजें हो रही थी, बड़ा एक मानवीय दुर्दशा भी यहाँ आप लोगों को इस समय आपको देखने के लिए मिलेगी बच्चों। ठीक है, जो आपको दिखाएगी कि ये चीजें क्या हैं और किस तरह से आदमी के सामाजिक जीवन पर बहुत बड़ा जो था ये एक आपका प्रभाव आपका गिर रही थी। ठीक, भारत के ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूद पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहाँ के थे बच्चों? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के आपके सूखे इलाके से जाते थे। आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु के ही आपके तमिल लोग श्रीलंका गए थे। क्लियर है, कहाँ गए थे? श्रीलंका। और आज भी आप देखेंगे श्रीलंका में आपके तमिल श्रीलंकाई लोग आपके वहां रहते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग वहां निवास करते हैं। 19वीं सदी के मध्य इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग आपके क्या हो रहे थे बच्चों? खत्म हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था। खानों और खदानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था और इन परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर गहरा असर होने लगा। वे बटाई की जमीन तो ले लेते थे लेकिन उनका कोई भाड़ा नहीं चुका पाते थे। उन पर कब्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़कर क्या है यहाँ से जाना पड़ा। क्या होना पड़ा? उनको निकलना पड़ा। तो बच्चों, आपको दिखाई देगा कि वहाँ किस तरह से यूरोपियन लोगों के साथ आपका मानवीय व्यवहार वहाँ किस प्रकार से हुआ, कैसे उनको जबरदस्ती आपका मजदूर बनाया गया, और उसी प्रकार की स्थिति आपको भारत में दिखाई देगी। आपका उत्तर प्रदेश के जो आपके पूर्वी हिस्से के लोग हैं, बिहार के, आपके तमिलनाडु के और मध्य भारत के लोगों को किस तरह से अनुबंधित आपका श्रमिक बनाकर विदेशों में आपका ले गया गया। उनसे बागानों में, चाय बागानों में और जो आपकी खनन होती थी उन पर आपका रेलवे लाइन और सड़क बनवाने के लिए उनको मजदूरी पर, बहुत कम मजदूरी पर काम वहाँ उनसे कराए गए। और साथ ही में बच्चों एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आपका निर्धारित होता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग पूरा करेंगे तो आपका वेतन आपको तभी मिलेगा, तभी आप घर जा सकते हैं। इस तरह से अंग्रेजों ने अपनी पूरी सत्ता बिना किसी मानवीय सहारे और अपने लाभ को सुनिश्चित करने के लिए चलाई, जो आप भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में आप इनको देख सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं बच्चों। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत अगर कोई आपका डाउट है बच्चों, किसी पर कोई आपका कमेंट है, तो आप हमें लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इसी के साथ बच्चों आज हम लेक्चर को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।